केस 52। तो अगर एक 8 साल का बच्चा अक्यूट ऑनसेट ब्रेथलेसनेस लेकर आया है 24 घंटे में, जो कि हॉस्पिटल में रह के 1 हफ्ते ठीक हो गया था और फिर घर जाने के 1 हफ्ते बाद फिर से डेवलप हो गया 24 आवर्स में ही, एंड इस बार ड्राउजीनेस भी थी, तो क्या सोचोगे? तो इट्स अक्यूट ऑनसेट ब्रेथलेसनेस दैट हैज़ रिकर्ड। तो रिकरेंट ब्रेथलेसनेस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन में सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी ब्रोंकियल अस्थमा। लेकिन वहाँ पे रिकरेंट कफ होगा, वीजिंग होगी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपी होगी, जो कि यहाँ पे है नहीं। दूसरी चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आ सकती है दैट इज़ अक्यूट एलर्जिक लैरेंजाइटिस, लेकिन वहाँ पे स्ट्राइडर होगा। तीसरी आ सकती है कार्डियक एस्थमा, लेकिन वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। ठीक है, अब अगर तुम सिर्फ अक्यूट ऑनसेट ब्रेथलेसनेस ओवर 24 आवर्स सोचो और रिकरेंस वाली चीज़ हटा दो कि मे बी एक ही चीज़ 2 बार हो गई उसको, तो फिर क्या डीडीज आएंगे तुम्हारे दिमाग में? एक चीज़ आएगी इनहेल्ड फॉरेन बॉडी, लेकिन इनहेल्ड फॉरेन बॉडी अगर इस एज में यानी कि इतने बड़े बच्चे में हो गई तो कफिंग होगी उसको, या और वो करीना पे जाके अटकेगी ब्रेथलेसनेस कराने के लिए, तो हाइपर एक्यूट प्रेजेंटेशन होगी और ब्रोंकोस्कोपिक रिमूवल के बिना ठीक नहीं होगी। देन एक चीज़ आएगी टेंशन न्यूमोथोरैक्स या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगेन उनकी हाइपर एक्यूट प्रेजेंटेशन होगी। निमोनिया आ सकता है तुम्हारे दिमाग में, तो वो फीवर के साथ आएगा। एम्पायमा आ सकता है, वो निमोनिया के बाद होगा। न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन आ सकते हैं। तो न्यूमोथोरैक्स हाँ सडनली हो सकता है अगर वो हिस्टियोसाइटोसिस की वजह से हो या बर्स्टिंग ऑफ पाइटोसिमेटस बुले इन आस्थमा की वजह से हो, लेकिन वो सिर्फ आईसीडी डालने पर ही ठीक होगा। ट्यूबरकुलस प्लूरल इफ्यूजन में साथ में फीवर आएगा। ठीक है, देन एक चीज़ हो सकती है कि जो तुम्हें ब्रेथलेसनेस लग रही है वो एक्चुअली ब्रेथलेसनेस है ही नहीं, वो तो एसिडोटिक ब्रीदिंग है। तो हो सकता है कि वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, एंड पहले इसलिए ठीक हो गया हो कि तुमने हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी फेलियर सोच के उसको सोडा बाइकार्ब दे दिया। ठीक है, एंड साथ में इसमें फर्दर रिव्यू करने में पुअर ग्रोथ और जनरलाइज वीकनेस भी थी कुछ साल से, तो क्रॉनिक रीनल डिजीज़ की तरफ जाएगा। और हिस्ट्री रिव्यू करी जब इस बच्चे की, तो उसको पहले रिकरेंट फीवर्स भी रहते थे सिंस अर्ली चाइल्डहुड, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स पे वो ठीक हो जाता था। हो सकता है उसको रिकरेंट अनडायग्नोज यूटीआईज थे, जो कि अल्टीमेटली क्रॉनिक रीनल डिजीज़ में चेंज हो गया। ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रॉनिक रीनल डिजीज़ भी उसमें प्रेजेंट हो सकती हैं, लाइक हाइपरटेंशन एंड ड्यू टू हाइपरटेंशन और कार्डियक फेलियर। दूसरी एक चीज़ एसिडोटिक ब्रीदिंग के लिए दिमाग में आती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, लेकिन वो ये नहीं हो सकता क्योंकि वो दूसरा एपिसोड लेकर आया था। तो पहला एपिसोड को ठीक होने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा तभी होता है जब नॉन कंप्लायंस विद थेरेपी होती या कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर लाइक इन्फेक्शन होता। इस बार की ड्राउजीनेस ऐसे एक्सप्लेन हो जाती है कि उसको हाइपरटेंशन या यूरीमिया की वजह से एन्केफेलोपैथी हो रही होगी। तो एक्चुअली वही था, इट वाज रिकरेंट यूटीआईज थे उस बच्चे को। अल्ट्रासाउंड में बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस आया, तो कुछ भी कोई एनाटॉमिकल मैल्फॉर्मेशन या वीआर के कारण उसको बार बार यूटीआई हो रहे थे, जिसके कारण अल्टीमेटली उसको क्रॉनिक रीनल डिजीज़ डेवलप हो गया। अभी उसको हाइपरटेंशन था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, फेलियर टू थ्राइव था, एंड इसी हाइपरटेंशन के कारण उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, माइल्ड कार्डियोमेगैली दैट इज डेवलप हो गई। ठीक है, so nice discussion कि breathlessness, recurrent short duration of breathlessness, think about asthma, laryngitis, cardiac asthma. Recurrence हटा दी, acute hyper acute presentation, think about inhaled foreign body, tension pneumothorax, pulmonary embolism. Acute presentation, recurrence हटा दी, pneumonia, empyema, but associate tuberculosis pleural effusion, they are associated with fever. Pneumothorax, but only relieved on ICD insertion. Breathlessness can simply be breathing. Think about metabolic acidosis, maybe due to CKD or DKA.